कहाँ तक पढ़ाए थे ये। इसमें हम लोगों को पढ़ना है। कल तो हम लोग क्लास जो लिए थे, कौन सा क्लास था, पार्ट 1 था, उसमें मात्र हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़े हुए थे। इसमें हम लोग को क्या चलेगा, पार्ट टू है। इसमें प्रतिबिंब से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब इसके पार्ट 1 वीडियो में 10 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 10 क्वेश्चन आप लोगों को पूरा रिवीजन करना होगा, पूरा याद। अब ये आप लोग सोचिएगा कि इसको फिर से अब पढ़ाएंगे तो अब नहीं मिलने वाला है। यही एक लास्ट चांस है जो आप लोगों को क्रैश कोर्स में ये सब क्वेश्चन मिल जाता है। अब मात्र आप लोगों के पास में 3 महीना टाइम है। अब 3 महीना टाइम में ही आप लोग अगर खर्चराई कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर से अब रिजल्ट यहीं से अब गड़बड़ होने का चांस रहता है और अच्छा बनने का भी चांस रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को पढ़ाई करना होगा, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये पार्ट 2 है और ये प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर है। ये तो कल ही बता दिए थे। और चैप्टर हम लोगों का क्या है, 1 है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ऑल सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है जो भी है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है बताओ। प्रतिबिंब का मतलब ही होता है इमेज। जो हम लोगों का फ़ोटो बनता है ना, इमेज बनता है, जो परछाई होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग इमेज बोलते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, जैसे अभी मानकर चलो ये मार्कर है, तो मार्कर अगर कहीं लाइट के सामने रख रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। तो इमेज बनेगा तो ये क्या है, प्रतिबिंब ही है एक तरह का। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, कलम कापी रेडी करो और प्रतिबिंब लिखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं आप लोग लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, लिखेंगे। ये हाला नहीं करना है आप लोगों को। प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज, ठीक है। प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। बोले लिखना आप लोग स्टार्ट करो। देखो यहाँ पर लिखा है प्रतिबिंब, लिखो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, किसी, लिखेंगे किसी बिंदु से आती प्रकाश, किसी बिंदु से आती प्रकाश, लिख रहा है ना सब, लिखो। आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन हुआ, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो देखो लिखा है किसी बिंदु से आती प्रकाश। मान लीजिए कोई बिंदु है और उससे अगर प्रकाश की किरण जो है वो परावर्तन के बाद अगर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये डिफिनेशन आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं,
तो आप लोगों को आंसर यही देना होगा, जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे अगर याद आप लोग कर लीजिएगा फुल मार्क्स मिलेगा। 2 नंबर ये सब क्वेश्चन 2 नंबर वाला ही है। जो आप लोगों को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बताएंगे वो आप लोगों का 5 नंबर में आता है। 5 नंबर नहीं, फिजिक्स में 6 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक 6 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, 2 को जिसमें से बनाना होता है, 1 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक, तो ये हम लोगों का प्रतिबिंब क्वेश्चन हो गया। किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। अब एक बात बताओ, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो ज़्यादा आप लोगों को चेंजिंग नहीं करना है। एक डिफिनेशन से आप लोगों को तीनों डिफिनेशन तैयार होगा। देखो कैसे, यहाँ तक आप लोग लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो ये आप लोग लिखते चलिए, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। या वास्तव में नहीं मिलती है उसको क्या कहते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो देखो, डिफिनेशन बनाना आप लोगों के हाथ में है। अगर सही ढंग से समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई भी अगर सवाल का डिफिनेशन बनाना है तो सवाल अगर समझ में आ गया तो वो ज़रूर आप लोग बना दीजिएगा। हम लोग एक टीचर है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पूरा डिफिनेशन पूरा किताब याद थोड़े है। एक क्लास से लेकर हम लोग 10वीं 12 क्लास तक हम लोग पढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या है ना, जय बार हमारे से क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा उतना बार डिफिनेशन चेंज हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चीज़ को बना कर बोलते हैं। और मान लीजिए प्रकाश के परिवर्तन है तो उसको जितने बार हम लोग लिखवाएंगे उतना बार वो चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। अगर आवर्धन किससे कहते हैं वो भी चेंज हो जाएगा। दर्पण क्या है वो भी चेंज, मतलब जो सवाल आप लोग कीजिएगा, जैसे अभी इस साल हम ये पढ़ा रहे हैं, अगर मान लीजिए अगले साल लिखवाएंगे तो इसमें कुछ चेंजिंग हो जाएगा। तो सवाल को समझना सबसे ज़रूरत होता है। बात समझ रहे हैं ना? रटंत विद्या घटंत, जितना ही आप लोग रटिएगा उतना ही विद्या घटता है। वो चीज़ को आप लोग लिखने का प्रयास करो। जितना बार लिखिएगा ना उतना ही याद रहता है, दिमाग में बैठा रहता है। हाँ, ये शब्द के बाद में ये आएगा। उससे 2 फायदा होता है, एक तीर डबल निशाना हो जाता है। एक तो आप लोगों को राइटिंग भी सुधरेगा, दूसरा का बात कि क्वेश्चन भी याद होगा। तो लिखने का प्रयास ज़्यादा करो, याद करो और उस चीज़ को लिखो। समझ गए ना? अब चलो, प्रतिबिंब हम लोग पढ़ लिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब प्रतिबिंब का प्रकार लिखेंगे। लिखो, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे प्रतिबिंब, 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 प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। एक होते हैं वास्तविक, दूसरा का होता है काल्पनिक। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, एक नंबर पहले लिख लो वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे। उसके बाद में इसको रियल इमेज बोलते हैं। और एक होता है वो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसका नाम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, लिख दें क्या? चलो लिख ही देते हैं। यहाँ लिख लो रियल, रियल इमेज लिख लो। इंग्लिश भी जानना ज़रूरी भी है। और दूसरा का होता है क्या चीज़? दूसरा का होता है आभासी, आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल, VIRTUAL इमेज, IAMAGE, ये होता है हम लोगों का। ठीक है, ये आप लोग लिखते चलो मेरे साथ साथ सब चीज़। लिखे हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा का होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब।
अब हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो ये लिख लिए आप लोग? लिखेंगे यहीं पर, इसी स्लाइड में हम सेट कर दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा छोटा कर दें, इसको आगे बढ़ा दें। लिखो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। 1 नंबर में है, 1 नंबर में लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या वास्तविक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। तो अभी हम क्या लिखे हैं, ऊपर लिखे हैं किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसी डिफिनेशन के साथ साथ इसको भी आप लोग लिख लीजिए, चाहे हम लिख ही दे रहे हैं, लिखो। लिखेंगे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिखो किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये हम लोगों का ये भी आंसर तैयार। अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, लिखेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वो ब्रांच क्यों हिला रहा है लो जी, ब्रांच क्यों लिखेंगे यहाँ 2 नंबर में लिखेंगे आभासी या क्या चीज़, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक कैसे लिखाएगा, काल्पनिक, ठीक लिखा है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो लिखेंगे क्या, एक ही डिफिनेशन से सजा दे रहा है, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें, लिखेंगे किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, लिखेंगे परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक
प्रतिबिंब कहते हैं। ये हम लोगों का आंसर तैयार हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये बताओ काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, नहीं बता दीजिएगा? बिल्कुल। देखो यहाँ लिखा है किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। उस टाइम में क्या लिखे हुए थे, वास्तविक प्रतिबिंब है कि जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसमें लिखा गया है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आप लोगों को बात तीनों ध्यान में रखना होगा। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और क्या चीज़ बोल रहे हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसके बाद में जो टॉपिक है आप लोगों का, इसके बाद में टॉपिक है पार्श्व परिवर्तन क्या है। ये पार्श्व परिवर्तन के मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्श्व परिवर्तन आप लोग पढ़े हैं। देखो ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, पहले आप लोग इस चीज़ को समझो, उसके बाद हम लिखवाएंगे। पार्श्व परिवर्तन जो कांच शीशा होता है ना, शीशा, जैसे मान लीजिए हम लोग अपना फेस देखते हैं तो ये दाहिना वाला जो हाथ है वो बाएं दिखता है और जो बाएं वाला है वो दाहिना में दिखता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये चीज़ को आप लोग याद रखना, बनाकर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बनाकर लिखिएगा कि जैसे ये दाहिना वाला जो बाँ है मतलब हाथ वो बाएं में दिखता है और बाएं वाला भाग दाएं में दिखता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई कहेंगे कि हाँ पार्श्व परिवर्तन के बारे में बताओ, तो आप लोग नहीं बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। कि जैसे मान लीजिए कोई कांच है, अपना फेस दिख रहा है, तो बाएं वाला चीज़, बाएं वाला हाथ जो है वो दाएं में दिखता है और दाहिने वाला चीज़ बाएं में दिखता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। लिख लो डिफिनेशन, लिखो तो वस्तु का दाहिना भाग, लिखेंगे वस्तु का, लिखो वस्तु का दाहिना, वस्तु का दाहिना भाग, वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग न लिखाएगा, बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग, वस्तु का बायां भाग, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब, न जी, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही चीज़ लिखे हैं जो अभी हम समझाए हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं तो देखो, लिखा है वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण के प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। मतलब अपोजिट है। जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है, दर्पण यानी शीशा, जैसे समतल दर्पण मान लीजिए आप लोग फेस देखते हैं तो दाहिना वाला जो चीज़ है
वो कहाँ दिखता है, बायां, और बाएं वाले चीज़ कहाँ दिखता है, दाएं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक, नहीं वास्तविक बोल रहे हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। वो वास्तविक बार बार कहाँ से दिमाग में आ जा रहा है। चलो, तो ये भी हम लोगों का आंसर ख़त्म हो गया पार्श्व परिवर्तन का। इसके बाद एक और टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कुछ संबंध है। इसको आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, स्टार का चिन्ह देकर लिखिएगा, ठीक है। एक फार्मूला है, यहाँ पर देख लिया जाए, लिखो तो। एक यहाँ फार्मूला आ रहा है, उसको स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे। लिखो, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, लिखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या, और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ये हम लोगों को बताना है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। एक यहाँ से फार्मूला बनेगा जो आप लोगों को पता है, इसका आंसर लिखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। इसका आंसर लिखेंगे गोलीय दर्पण की, लिखो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। तो फोकस दूरी का लिखा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर को हम लोग बोलते हैं, तो लिखेंगे F बराबर R/2। ये याद रहे, यही संबंध है। अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो बोलिएगा कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधी होती हैं, जिससे एक फार्मूला बनता है F बराबर R/2। तो इसमें लिख लेंगे, इसमें जगह है नहीं है, अच्छा रुक जाओ, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं, इसको लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे F बराबर क्या लिखेंगे, F बराबर R/2। ये आप लोग भी लिख लिए होंगे न जी। यही हम लोगों का क्या है, ये संबंध है। कोई अगर पूछेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप लोगों को आंसर यही लिखना होगा कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधी होती हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का संबंध बोलते हैं। जो सूत्र हम लोग के सामने है F बराबर R/2। इसमें एक और चीज़ जानकारी ले लो। एक साल क्या हुआ ना कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया ऑब्जेक्टिव में देखो बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है। अगर इसको हम ऐसे लिख दें R बराबर 2F लिख देंगे तो गलत है क्या, नहीं। ये R बराबर 2F अगर लिख देंगे तो भी गलती नहीं है। अब इसलिए गलती नहीं है कि इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो फिर से इतना ही के बराबर आएगा। जैसे मानकर चलो यहाँ हमको F का मान निकालना है, ऐसे दिया है, तो जब F का, जैसे R बराबर 2F है, तो जब F का मान निकालेंगे तो ये R, ये आ जाएगा यहाँ पर 2, इधर बच गया F, इसलिए F बराबर R/, क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम इसलिए बता रहे हैं ना कि आप लोगों को एग्जाम में अगर R बराबर 2F आ गया तो भी सही है। सब बात को आप लोगों को ध्यान देते चलना है, समझते चलना है, ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों का
ये भी आंसर तैयार हो गया। अगर कोई पूछे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो बताना होगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधी होती हैं, जो f बराबर r/2 या r बराबर 2f होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा या सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। चलो इसके बाद में टॉपिक है हम लोगों का एक और चीज़, दर्पण सूत्र लिखेंगे। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र समझ रहे हैं ना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सब दिमाग में आप लोगों के बात रहना चाहिए। जिस तरह से आप लोग हर चीज़ देख रहे हैं प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर में, वैसा ही आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन में, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद में ऊर्जा का स्रोत, जितना चैप्टर है ना वो सब में ऐसा ही आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बता देंगे। ठीक, लिखो तो क्या बोल रहे थे अभी, दर्पण सूत्र, तो लिखो दर्पण सूत्र। ये दर्पण सूत्र क्या है, आप लोग हल्ला मत कीजिए, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, शांति से क्लास चलने दीजिए लो और पढ़िए लो। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी लिखो, इसका आंसर गोलीय दर्पण की वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यू। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। ये बात याद रखना है। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी भी, और फोकस दूरी f लिखेंगे, और फोकस दूरी f। फोकस दूरी को क्या बोलते हैं, f। फोकस दूरी f के बीच के संबंध को, के बीच के संबंध को सूत्र से बताया जाता है, सूत्र से बताया जाता है, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र 2 बार लिख दिया है। अच्छा, 1 मिनट देखते हैं कहाँ, अच्छा हाँ, यहाँ पर 2 बार हो गया है। इस चीज़ को यहाँ पर लाओ और ये दर्पण सूत्र को थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र लिख लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है बताओ, 1/, लिखेंगे 1/, 1 मिनट, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हम लोगों का क्या है, सूत्र है। ठीक है, यही हम लोगों का दर्पण सूत्र है। याद आप लोगों को रखना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक और बात, इस चीज़ को अपोजिट में कर देता है, ऐसा हूँ 1/, क्या भी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बात तो एक ही है, बात समझ रहा है ना, तो कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। इसमें कोई पावरफुल वाला बात नहीं था, लेकिन फिर भी हम बता दिए, जो पूरा तेज स्टूडेंट है उसके लिए नहीं जी। चलो, इसके बाद में टॉपिक क्या है, इसके बाद में एक और टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है आवर्धन। आवर्धन का नाम सुना है ना मैग्नीफिकेशन इसको बोलते हैं। आवर्धन क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये सबसे इजी डिफिनेशन है।
ठीक है, सबसे आसान डिफिनेशन यही है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। लिख लीजिएगा। तो चलो लिख ही देते हैं हम भी। लिखो आवर्धन किसे कहते हैं? लिखो आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन। स्पेलिंग गलती हुआ तो आप लोग समझ लीजिएगा, इंग्लिश हमारा उतना तेज नहीं है, ठीक है। इंग्लिश बहुत कम है, हम जानते हैं, उतना जानते हैं जितने से काम चल बन जाए, बस उतना ही जानकारी है। देखो आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशन लिखा है, लिख लो। वस्तु लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और लिखो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लिखेंगे। के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब आवर्धन को m से सूचित करते हैं, लिख लेंगे यहीं पर। आवर्धन को क्या चीज़ से? m से सूचित करते हैं, यानी उससे हम लोग डिनोटेशन लिखते हैं। m बराबर लिखो या आवर्धन बराबर लिखो, लिखेंगे। इसका सूत्र होता है, कहाँ लिख दें बच्चों, चलो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, और इस भाई को इधर लेकर चलो, ठीक है। जगह बना ले, थोड़ा जगह का अभाव है, जीवन में जगह का तो मैनेज करना ही पड़ेगा जी। लिखो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या लिखेंगे? वस्तु की ऊंचाई ना जी, वस्तु की ऊंचाई। इसको इंग्लिश में लिखेंगे ना तो m बराबर क्या लिखेंगे? m बराबर h डैश बटे में क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। यही होगा ना, यही हम लोगों का फार्मूला है, ठीक है। यही हम लोगों का क्या है? फार्मूला। लिख लिए सब। इसके बाद में टॉपिक है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर r/2। तो ये कल की क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। ये सिद्ध करने वाला है, 2 क्वेश्चन है इसमें। मतलब अवतल दर्पण में भी f बराबर r/2 सिद्ध करना है, और उत्तल दर्पण में भी f बराबर r/2 सिद्ध करना है। फिर से, और अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और फिर उसको उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए इसको एक और वीडियो बना देंगे, उसमें उस चीज़ क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर क्लास को हम क्या करते हैं? एंड करते हैं।